ओके, इसमें वन वन एंड मैनी वन फंक्शन में कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे से। एक और देखो 17th क्वेश्चन, जो भी नंबर आ रहा है आपका। ओके 17th क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ऐसे करके लिखा है। इसका मुझे पता लगाना है। ओके ये कैसा है? अच्छा तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स लिखा है। अच्छा तो बाहर का फंक्शन यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो गया। बाहर एफ कौन है? बाहर का फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो पीरियोडिक है और अंदर है वो भी पीरियोडिक है। तो ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन में अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है, इसलिए पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक हो जाएगा, इसलिए मैनी वन है ना। ये पीरियोडिक हो गया, इसका पीरियड 2 पाई आ जाएगा। वो क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे तो पीरियोडिक मतलब पीरियड कितना है वो नहीं पूछा है, यहाँ पे तो फंक्शन मैनी वन है कि वन वन है वो पूछा है। तो पीरियोडिक है इसलिए मैनी वन होगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा साइन के अंदर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये भी कंपोजिट फंक्शन है। अच्छा इसमें एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है वेर ये बोला गया है कि x जो है 0 या उससे ज़्यादा ही है, x जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है यहाँ पे, इसी के अंदर चेक करना है, इस डोमेन के अंदर ही चेक करना है 0 से इन्फिनिटी में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है कि वन वन है। तो साइन ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। बाहर का फंक्शन f है, अंदर का फंक्शन g है। बाहर का फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन अंदर का फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, इसलिए हम फंक्शन को पीरियोडिक नहीं बोल सकते। तो ऐसे पीरियोडिक डायरेक्ट बोल के हम जो है ऐसे नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अंदर का फंक्शन जो है उसका ग्राफ देखो। अच्छा ये जो है ई रेज टू माइनस एक्स है, इसलिए ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। एक्स 0 रखोगे तो 1 मिलेगा आपको, और आपको एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे यही डोमेन आपको ये दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये कवर कर रहा है। तो साइन के अंदर जो इनपुट है ई रेज टू माइनस एक्स वो वैल्यू कितना आएगा, 1 से लेके 0 तक ही आएगा, और 0 भी नहीं आएगा है ना। यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सो ई रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा है ना। वो देखो यहाँ पे बाउंडेड हो गया है, 0 से लेके 1 ही होगा। ई रेज टू माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज ओपन क्लोज फ्रॉम 0 टू 1, 1 इंक्लूड होगा, ठीक है। ओके तो आपका ई रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ऐसे रेस्ट्रिक्ट हो गया है ना। अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा है कंडीशन, तो ई रेज टू माइनस जो साइन के अंदर इनपुट जो है वो कितना हो गया है ये। अब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं है ना, साइन का ग्राफ बना के देख लेते हैं कि उसमें ये इनपुट ये इतना ही रखेंगे 0 से 1 का ही। तो बस अब साइन का ग्राफ बना के देख लो। यहाँ पे 0 से 1 एक ही बार आ रहा है ना, यहाँ पे 0 से 1 वन टाइम ही आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। ई रेज टू माइनस एक्स क्योंकि पीरियोडिक थोड़ी ना है। यहाँ पे जैसे आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया तो 1 से लेके 0 जाएगा वैल्यू है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है। सो 1 से 0 जाएगा है ना, 1 to 0 जाएगा, लेकिन वो एक ही बार जा रहा है ना, ओनली वन टाइम, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ई रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू बार बार 0 से 1 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार जा रहा है, इसलिए तो इसलिए हम जो है एक ही बार यहाँ पे जो है वो काउंट करेंगे। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ये π/2 हो जाता है। अच्छा आप सबको पता है π/2 अप्रॉक्सीमेट 1.57 होता है। तो ये 1 जो है इसके पीछे आएगा। तो 0 से 1 के बीच में साइन के अंदर जो है इनपुट वेरिएबल कितना, उसका वैल्यू कितना हो सकता है 0 से लेके 1 तक। तो साइन का जो ग्राफ होगा उसमें एक्स एक्सिस पे डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इधर भी है ना, 0 से 1 हो जाएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ कवर हो रहा है, इतना ही ग्राफ कवर हो रहा है, तो उसी में चेक कर लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा, और एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी आप ड्रॉ कर सकते हो जो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे। तो आंसर मिला नो, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, 1 फंक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे ये क्वेश्चन को कि भाई साइन पीरियोडिक है, ई रेज टू माइनस एक्स कुछ भी नहीं है। अच्छा ये होना ज़रूरी है, वरना ये कंडीशन होना ज़रूरी है, वरना तो फिर मैनी वन हो जाएगा। अगर x कुछ भी है तो फिर तो पूरा ग्राफ कवर होगा, तो सारी वैल्यूज वापस रिपीट ना, फिर साइन अपने आप को खुद को रिपीट करता रहेगा।
साइन की वैल्यूज तो रिपीट होती रही ना, साइन का तो क्या e रेज टू माइनस एक्स भले ही अंदर है, लेकिन साइन की जो वैल्यू है वो तो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी, फिर आपका जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा अगर ये कंडीशन ना लिखूँ तो। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में तो क्या है आपका, वो मैं नहीं बना जाता आंसर। अच्छा, इसी में ये देखो साइन e रेज टू माइनस एक्स है। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, 19th क्वेश्चन, साइन के अंदर, हाँ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसमें देखिए 19th क्वेश्चन, साइन ऑफ, क्या लिखा है, यस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन भी थोड़ा याद, क्योंकि उसमें क्या था, e रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 1 जा रहा था, मतलब 1 से 0 जा रहा था, लेकिन एक बार, ओनली वन टाइम। अब यहाँ पे देखो साइन के अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा, साइन तो पीरियोडिक है, कोई बात नहीं, अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर है, वो लीनियर है, लीनियर नहीं है। अगर मैं खाली एक्स स्क्वायर हटा दूँ तो सीधा मैनी वन हो जाएगा, है ना, पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पीरियोडिक नहीं है, इसलिए पूरा फंक्शन हम डायरेक्ट पीरियोडिक नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर जो है लीनियर नहीं है ना, अंदर जो है वो जी ऑफ एक्स जो है ना वो लीनियर नहीं है। लीनियर पॉलिनॉमियल अगर होता तो डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट भले ही अंदर एक्स स्क्वायर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसका जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा, है ना, ये खुद को रिपीट ही करेगा, ये अंदर जो है साइन के अंदर जो लिखा है वो खुद को रिपीट ही करेगा। इसमें और इसमें देखो फर्क है पूरा, इसमें क्या है, e रेज टू माइनस एक्स जो है अंदर साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें e रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू जो है 1 से 0 जा रहा है ना, 0 से 1 के बीच में है, लेकिन एक ही बार हो रहा है वो, e रेज टू माइनस एक्स खुद को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वो इधर जो है 0 से 1 में, इधर जो है 0 से 1 बार बार आएगा, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू। कैसे कि अगर आपका x मान लिया 0 से 1 के बीच में है, अगर आपका x 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 0 1 ऐसे करके होता है। अगर आपका x 0 से 1 के बीच में है तो y का जो वैल्यू होता है वो भी 0 से 1 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, अब मान लिया, अब ये तो 0 से 1 की बात हो गई, x अगर 0 से 1 के बीच में है। आगे अब डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है, x बिलोंग्स टू R ही होगा मतलब। अच्छा, अब आगे जाओ, अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है ना, x अगर आपका 1 और 2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर 1 और 4 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 और 4 के बीच में अच्छा सॉरी x आपका 1 और √2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर आपका 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। तो अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो इनपुट वेरिएबल है वो 1 और 2 के बीच में है तो वापस आपको 0 से 1 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें 0 से 1 भले ही अंदर साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका रेंज 0 से 1 है, लेकिन वो एक ही बार आएगा, है ना, क्योंकि वो एक ही बार जाएगा। जैसे e रेज टू माइनस एक्स है, उसका ग्राफ आपने बनाया तो 1 से 0 होगा तो एक ही बार होगा ना, ये ऐसे देखो एक ही बार आएगी, 1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यूज है वो एक ही बार ही आएगी, है ना, 1 टाइम होगा, इसलिए वो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे साइन का अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से 1 तो हो ही रहा है ना। तो आप ऐसे देखने जाओगे तो सर आप ऐसा बोलोगे सर 0 से 1 ही अंदर तो 0 से 1 ही है, 0 इंक्लूडेड 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ग्राफ के हिसाब से तो फिर 1 आना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो उसका वैल्यू 0 से 1 जो है वो खुद को बार बार रिपीट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ही कि अगर आप x 0 से 1 के बीच में लेते हो तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, एक बार मिला, फिर वापस 1 से रह के √2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वापस 1 से 2 हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू वापस 0 से 1 आपको देगा। तो फिर ये बार बार हो रहा है इसमें, देखो है ना, उसमें क्या था 1 टाइम आ रहा था, इसमें देखो बार बार आएगा, है ना, ये खुद को रिपीट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे जो मतलब
जैसे कि वैल्यू क्या आएगी, इसमें रेंज क्या आ जाएगा, साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 से लेके साइन 1 पे क्लोज सॉरी ओपन, तो 0 से साइन 1, 0 से साइन 1, 0 से साइन 1 जो है रेंज बार बार रिपीट होगी, है ना, 0 टू साइन 1, 0 टू साइन 1, 0 टू साइन 1, है ना, बार बार रिपीट होगा अगर x बिलोंग्स टू r, है ना, कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। अगर इसी में मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आपका x अगर 0 से 1 के बीच में ही है तो फिर 1 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन लिखा नहीं है, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये मैनी वन है, वो 1 1 है। ठीक है, उसमें भी देखो आर्ग्यूमेंट 1 से 0 है, अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू 0 से 1 ही जा रहा है, लेकिन वो एक ही बार जा रहा है, एक ही टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बार बार रिपीट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 1 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए साइन का जो अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर बार बार रिपीट करता है तो फिर वैल्यूज भी बार बार रिपीट होगी, जो भी होगी ये वाली वैल्यूज बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होती है तो मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन दिखते हैं। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 20, क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसे है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें सबसे पहले तो डोमेन लिख दो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ही होता है। साइन इनवर्स एक्स है, उसका ग्राफ आपको पता ही है, -1 और 1 के बीच में ही, मतलब अच्छा ऐसे ये उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो, मतलब डोमेन आपको पता है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होता है इसका। सो -π/2 से +π/2 इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग होता है। साइन इनवर्स एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, -1 है ना, एंटायरली मतलब -1 और 1 के बीच में ही, जितना उसका डोमेन है उसमें वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है ना। साइन इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके +π/2 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होते होते जाएगा। ओके, ये तो कंफर्म हो गया। और फिर मैं साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो उसका वैल्यू -π/4 से +π/4 तक जाएगा। फाइन, अब ये जो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है, बाहर जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दिया है। तो इसका हम अगर ग्राफ बनाना है, हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ही हमें ग्राफ देखना है ना, लेकिन उसमें जो अंदर इनपुट वेरिएबल है उसका वैल्यू -π/4 से +π/4 जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ही ग्राफ देखना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि अंदर जो है वो लिखा है, उसके हिसाब से ही हमारी वैल्यूज जो है जो आएगी उसके हिसाब से फ्रैक्शनल पार्ट का हम ग्राफ बना देंगे। ग्राफ तो वही है कि -π/4 से π/4 ही, अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट और जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन लिखा है उसका वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो गया है कि वो -π/4 से π/4, यानी कि ये सिंपल है, f(g) जब होता है तो उसमें अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है ना। अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज होता है वो बाहर वाले फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है। डोमेन मतलब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट है ना, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा एक। सो यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं थोड़ा, जैसे ये -1 से 0 हो गया, ये -1, ये +1, बीच में 0, सो -1 से 0, उसमें बीच में कहीं -½ आएगा। अच्छा ठीक है, -1 और 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐसे ही जाएगा, और 0 और 1 के बीच में भी फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐसे ही जाएगा। अच्छा, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो ये भी -1/2 होगा। फाइन, ये तो पता ही है हमें। अच्छा, ये एकदम बीच में होगा, सॉरी, उसी तरह से इधर ½ आएगा बीच में, तो उसके लिए भी ये 1/2 तो है ना, ये आपको पता है y = x - 1, सॉरी x + 1 होता है। सो -1/2 + 1 ½ हो जाएगा, है ना। x = -1/2 रखोगे तो आपको ½ मिलेगा आउटपुट, और इधर ये y = x होता है। ठीक है, अब हमें जो है फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो है ग्राफ, उसको मुझे खाली -π/4 +π/4 के बीच में ही देखना है। अच्छा, -π/4 का, जैसे पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अच्छा पहले प्लस की बात कर लेते हैं, 3.14 अप्रोक्सीमेट, ये जो है 3.14/4, यानी कि 1 से तो कम आएगा,
लेकिन हाफ से ज़्यादा आएगा कि हाफ से कम आएगा उसके लिए देखते हैं। जैसे कि ये π/4 और 1/2 को हम कंपैरिजन करते हैं, तो इधर नीचे 4 है तो इधर भी नीचे में 4 ला देता हूँ तो 2/4 हो जाएगा। सो π/4 और 2/4 उसमें π/4 बड़ा, यानी कि π/4 1/2 से बड़ा हो गया। सिंपल है, दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम बना दिया कंपैरिजन करने के लिए। सो π/4 जो है 1/2 से आगे आएगा, 1 से भले ही पीछे 1 से कम है लेकिन 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने π/4 प्लॉट कर दिया। और सिमिलरली -π/4 जो है वो -1/2 से पीछे आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए, नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है ना। सो -π/4 इधर आ जाएगा, -1 और -1/2 के बीच में। जैसे यहाँ पे π/4 प्लस π/4 1/2 और 1 के बीच में आया, उसी तरह से नेगेटिव π/4 -1 और -1/2 के बीच में आया। तो मुझे जो है ग्राफ का कौन सा पोर्शन देखना है, -π/4 प्लस π/4 के बीच में जितना पोर्शन है वो देखना है। तो -π/4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, 0 तक ये पूरा आएगा, ये पूरा ग्राफ आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे π/4 मार्क कर दिया, तो 0 से स्टार्ट होते होते यहाँ पे π/4 तक पूरा ग्राफ आएगा। तो आपका मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूडेड। तो आपका कितना, देखो कोर्स कितना पोर्शन आ रहा है, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ पे ये, तो कितना ये जो ग्राफ बन रहा है उसमें क्या कोई मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पॉसिबल है, जिससे मतलब ग्राफ आपका देखो ऐसे बना है कुछ भी, यहाँ पे जो ग्राफ बना है उसका आंसर कुछ ऐसे आया है, जैसे ये -π/4 हो गया, ये +π/4 हो गया, तो -π/4 से 0 में ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और 0 से π/4 में कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है। तो बताइए ग्राफ रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एटलीस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट पे कट कर जाए। सो ये फंक्शन के ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ बना के हमने सॉल्व किया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ग्राफिकली सॉल्व किया, इसमें मैंने ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, जैसे कि sin इनवर्स x/2 था ना 21 क्वेश्चन में, 20 लिख दो, सॉरी हाँ 20 या 50 लिख दो, चलो 50 लिखा है, sin इनवर्स x/50। सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, बस यहाँ पे 2 की जगह 50 आ जाएगा। सो π/4 की जगह यहाँ पे -π/100 से लेके +π/100। अब सब कुछ यहाँ पे ग्राफ में अलग हो जाएगा, क्योंकि -π/100 और +π/100, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 0 से बहुत नज़दीक वाली वैल्यू है, ये हाफ से कम होंगे दोनों के दोनों। जैसे कि यहाँ पे -1 हो गया, बीच में कहीं -1/2, इधर 0, इधर 1/2 और इधर 1। तो जैसे आप -π/100 देखोगे ना, सॉरी +π/100 देखोगे और 1/2 देखोगे, जैसे π/100 1 से तो कम ही है और हाफ से भी कम आएगा। कैसे कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 50/100, है ना। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 50/100। सो π/100 50/100 से छोटा होगा, सिंपल है यार, पाई छोटा है ना 50 से। सो ये π/100 जो है 1/2 से बहुत छोटा होगा, तो कहीं इधर आ जाएगा π/100, और -π/100 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ग्राफ देखो कौन सा कितना पोर्शन कवर हो रहा है, ये देखो पूरा ग्राफ तो हम यहाँ पे ऐसे, अच्छा मैं डॉटेड बनाता हूँ ग्राफ पहले, और जो मुझे चाहिए वो मैं बना दूंगा, और क्या, सॉरी पहले डॉटेड ग्राफ बनाते हैं, फिर हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसमें देख लेंगे कितना कवर हो रहा है, वो ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे -1 और 1 के बीच में, तो -π/10, तो इतना कवर हो रहा है, -π/10 से 0 के बीच में इतना, और 0 से π/10 के बीच में इतना। ठीक है, तो इधर इतना है, इधर इतना है, बीच में पूरा गैप है। देख लो, मैं कितनी भी कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब कितनी भी ड्रॉ करना चाहूँ, कितनी भी पॉसिबल यहाँ पे कितनी भी मतलब कोशिश करूँ, ऐसी एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकता जो कि ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए।
तो ये कैसा फंक्शन हो गया फिर 1 1। यहाँ पे देख लो कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल ही नहीं है। ये इधर है ग्राफ इतना है, इधर ऊपर थोड़ा और इधर नीचे ऐसा थोड़ा, बस बीच में ग्राफ नहीं है कहीं। ओके, सो ये 1 1 है साइन इनवर्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 50। और एक जैसे हमने ऑन टॉप फंक्शन इन टॉप फंक्शन में किया था ना, अल्फा ढूंढने वाला क्वेश्चन है ना, अननोन ढूंढने वाला क्वेश्चन, वो ऐसा भी एक यहाँ पे भी कर देते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स, लेट एफ मतलब एफ इज फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, ऐसा हमने ऑन टॉप फंक्शन इन टॉप फंक्शन में भी कराया था। एफ इज फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, अल्फा इज इंक्लूडेड टू 7 टू इन्फिनिटी, ये कोडोमेन है, वेर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, find alpha if f of x is 1 1 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले आप डेटा नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो क्या क्वेश्चन लिखा है देखो, लेट f इज फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी टू 7 टू इन्फिनिटी, वेर f of x is equal to x square plus 4x plus 2, find alpha if f of x is 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। f of x is equal to क्या लिखा है आपने, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ पैराबोला आएगा, बहुत ही सिंपल बनाते हैं पैराबोला। अच्छा, इसके दो रूट निकाल देते हैं। इसका d देखो क्या आ रहा है, 16 माइनस 2 4 8 मतलब ग्रेटर देन 0 है। सो इसके दो रूट्स क्या आएंगे, -4 प्लस और माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई √8 मतलब 2√2, यानी कि -2 प्लस 2√2 और -2 माइनस 2√2। अच्छा, -2 प्लस 2√2 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं, और -2 प्लस 2√2 इधर आ जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव है, -2 प्लस 2√2 पॉजिटिव होगा। सिंपल है, 2 कॉमन निकाला तो √2 -1 आएगा, √2 -1 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे अच्छा x अगर 0 है तो y 2 आएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है यहाँ पे जो बनेगा, अच्छा एक मिनट, x स्क्वायर प्लस 4x, अच्छा सॉरी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, गड़बड़ हो गई, इसलिए यहाँ पे +2 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये भी ओके। सो 2 इंटू 1 माइनस √2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो सही है, सही है, ओके फाइन। और तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 1 माइनस √2, एक मिनट गुड गड़बड़ हो, यहाँ पे जैसे 2 प्लस और माइनस 2√2 है ना, तो वही 2 प्लस 2√2 वो तो पॉजिटिव है, और 2 माइनस 2√2, यहाँ पे 2 माइनस 2√2, एक मिनट यहाँ पे यही प्रॉब्लम मैंने किया। प्रॉब्लम क्या किया, यहाँ पे एक तो प्लस होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में गलती से, ये प्लस है नहीं, ये माइनस है, क्वेश्चन में माइनस लिया इन लोगों ने। ओके, तो ये माइनस है, ठीक है, इसलिए इधर माइनस भी माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस 2√2, 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 प्लस और माइनस √2 ऐसा आएगा, यानी कि दो वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस √2 और दूसरी आएगी 2 माइनस √2, है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 माइनस √2 छोटा है इसलिए कहीं इधर आ जाएगा, और 2 प्लस √2 बड़ा है इसलिए इधर आ जाएगा। और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो ग्राफ, ये दो रूट है इसका, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड फेजिंग पैराबोला। और x 0 पुट करोगे तो y आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे ऐसे x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ये हो गया 2 माइनस √2। अब हमें यहाँ पे कोडोमेन दे दिया है, उसी में देखना है ना, कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है, देखो यहाँ पे 7 से इन्फिनिटी, तो अगर आप x इज इक्वल टू 7 पुट करते हो तो आपका डोमेन मतलब कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब रेंज भी रेस्ट्रिक्ट हो गया। रेंज कोडोमेन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, वरना तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है,
तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ये कोडोमेन की जो है ऐसे बना दी एक लाइन कि भाई इसके नीचे तो हम देख ही नहीं सकते, इसके नीचे ग्राफ देखने का मतलब ही नहीं है कोई, है ना। ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ग्राफ देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि डोमेन कोडोमेन आपका रेस्ट्रिक्ट हुआ है। यहाँ पे 7 से इन्फिनिटी उसी में ग्राफ देखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बस इसी को देखने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू 7 को x² - 4x + 2 से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे मुझे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। ये दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है ना, मुझे डोमेन निकालना है मुझे, है ना। डोमेन में ये जो अल्फा है वो लिखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसलिए डोमेन मतलब x एक्सिस, है ना, रेंज मतलब y एक्सिस। कोडोमेन या रेंज दोनों भी बोलो। रेंज कोडोमेन से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। सो y इज इक्वल टू 7 है, यानी कि x² - 4x + 2 का वैल्यू 7 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसका। सो x² - 4x - 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे -5 x - 5 और x + 1 हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया, x - 5 × x + 1 हो गया, बराबर है। सो x इज इक्वल टू या तो 5 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा। हाँ ठीक है, तो 5 ये है और ये हमारा -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस वही 3 केस बनाएंगे। देखो, अगर किसी ने ऐसा बोला कि सर अल्फा -1 पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू -1, तो डोमेन क्या बन जाएगा, -1 टू इन्फिनिटी। तो -1 से इन्फिनिटी में आपका ग्राफ जो है वो, एक तो ग्राफ भले ही जो भी आ रहा है ये ग्राफ आएगा, लेकिन वो तो अलाउड ही नहीं है ना। अगर ऐसा ग्राफ तो फिर रेंज जो है डोमेन से, कोडोमेन से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि अल्फा सर -1 लिखो, तो -1 टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ जो है पूरा ऐसे कवर होगा, यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से पूरा कवर होगा। तो रेंज जो है कोडोमेन से बड़ा हो जाएगा, रेंज यहाँ से आ जाएगा ना। फिर 7 तो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका जो है वर्टेक्स का आप पॉइंट निकालोगे तो वो तो ठीक है 7 से कम ही आएगा, मतलब रेंज कोडोमेन से बड़ा हो रहा है, तो फिर वो तो नहीं चलेगा। सो -1 को तो भूल ही जाओ, इसको तो हटा ही दो। अब हम 5 के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, अगर हम 5 से ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू, केस नंबर 1, अगर अल्फ़ा 5 से ज़्यादा है तो आपका डोमेन 5 टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे ये चलेगा, ये चलेगा इधर, है ना। 5 से ज़्यादा कोई वैल्यू ले रहे हैं तो आपका डोमेन इधर चलेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये चलेगा, तो ग्राफ इतना ही चलेगा, तो इसलिए वहाँ पे तो वो 1 1 ही है, ठीक है। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 5 लिखना अलाउड है, यस अलाउड है। अल्फ़ा 5 से ज़्यादा आप कोई भी ले सकते हैं। क्या मैं अल्फ़ा 5 ले सकता हूँ, क्या मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ले सकता हूँ। तो अगर अल्फ़ा अगर 5 लेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, 5 टू इन्फिनिटी, और 5 टू इन्फिनिटी अगर डोमेन हो जाएगा तो आप आराम से देख सकते हो ग्राफ इतना ही कवर हो रहा है, ये इस पॉइंट से ये पूरा ऊपर, ठीक है। 7 टू इन्फिनिटी उसका रेंज आ जाएगा उसमें, है ना, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा 5 है तो फिर यहाँ पे फिर भी यही इतना ही ग्राफ आएगा, ग्राफ का इतना पोर्शन आएगा, इतने से पोर्शन में, है ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपका ग्राफ जो है 1 1 है। देख लो, कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच नहीं पाएंगे, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे। सो ये भी है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 भी लिखना अलाउड है। लेकिन केस नंबर 3, क्या अल्फ़ा में लेस देन 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। उसमें तो क्या है, वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अल्फ़ा आपका 5 से कम लिया मैंने, जैसे कि मान लिया मैंने ये ले लिया, कुछ भी 4 ले लिया, चलो 4 से इन्फिनिटी बोल दिया, तो 4 के हिसाब से तो फिर रेंज जो है आपका कोडोमेन से बड़ा हो जाएगा। देखो, है ना, 4 से इन्फिनिटी अगर डोमेन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कितना कवर हो रहा है, इस वाले एक्स एक्सिस पे ये इंटरवल लेते हैं डोमेन का 4 से इन्फिनिटी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ तो ये सब कवर हो जाएगा। तो रेंज देखो यहाँ से इतना कवर होगा पूरा, तो फिर वो तो रेंज कोडोमेन से बड़ा हो गया, तो आपका जो है फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा जब अल्फा लेस देन 5 है। सो फंक्शन ही डिफाइन नहीं तो 1 1 की क्या बात होगी, है ना, 1 1 मैनी 1 की बात ही नहीं होती है। सो इसमें क्या होता है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपका जो कोडोमेन है सबसे पहले ही उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले ही जो कोडोमेन है 7 टू इन्फिनिटी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। सो अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों की कंबाइन करके लिखनी हो तो अल्फा इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। सो फाइंड अल्फा का क्या आंसर आएगा, अल्फा कैन बी इक्वल टू, अल्फा कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा या 5 से कम नहीं ले सकते।
सो लिख लेना ये भी क्वेश्चन।